मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उन्नाव में जय श्री राम कहने पर बवाल। बीजेपी समर्थक दीपक सिंह ने लगाया था जय श्री राम का नारा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस नारे के बाद मतदान स्थल के पास कई राउंड फायरिंग भी हुई। उन्नाव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर कोतवाली में बीजेपी कार्यकर्ता का ये हंगामा। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के करोवन गांव का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी समर्थक दीपक सिंह ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। मतदान स्थल के पास कई राउंड फायरिंग भी हुई। तो उन्नाव से गौरव शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे गौरव शर्मा का। गौरव, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि फायरिंग तक बात पहुंच गई? देखिए, उन्नाव सदर का जो चुनाव हो रहा है था वो भाजपा बनाम सपा का था और बहुत कांटे की जबरदस्त टक्कर थी, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे पंकज सिक्का दोनों कैंडिडेट थे उन्नाव से, और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अभिनव कुमार यहाँ पे कैंडिडेट है। उनके पिता जो है 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं। तो साफ तौर पर आज जो सदर में चुनाव हो रहा था वो बहुत कांटे की और जबरदस्त टक्कर का चुनाव देखा गया। लेकिन शाम होते होते जब वोटिंग बंद होने वाली थी, उस दौरान जब एक समर्थक अपना वोट डालने जाता है तो वो वोट डाल के जब बाहर आता है, मतदान स्थल के बाहर आके वो बीजेपी वो श्री राम का नारा लगाता है, जय श्री राम का। तो उसको लेकर जो वहां पे समाजवादी पार्टी के समर्थक होते हैं वो भीड़ जाते हैं, जिसमें बीजेपी और सपा के दोनों के समर्थक आमने सामने आ जाते हैं और उसमें जमकर बवाल होता है। वहीं मतदान स्थल से कुछ दूरी पर बताते हैं कि कुछ लोगों ने फायरिंग की है। जो फायरिंग की गई है वो लगभग 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है वहां पर जब बवाल हो रहा था उस दौरान। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है, जो ओरल हमारी ऑफिशियल बात हुई है, वो कह रहे हैं कि पटाखे लगे थे, वो लोग वहां पे जश्न मना रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। इसको लेकर उससे जो समर्थक का बीजेपी का उसको जय श्री राम का नारा लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जो अभी पूरा जो मामला है वो अभी समझ से परे है, क्योंकि मामला क्या घटना हुई, किस तरह की घटना हुई, अभी यानी कि गौरव, इस पूरे मामले से पुलिस बचती नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जानकारी मिल पाई है आखिर जो फायरिंग हुई है वो किस दल की तरफ से हुई है, कौन से गुट की तरफ से हुई? बिल्कुल, ये जो वहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है जो मतदान स्थल के पास था, उसने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये फायरिंग की गई है और बीजेपी समर्थक जो व्यक्ति था जो जय श्री राम के नारे लगा रहा था उसके ऊपर ये फायरिंग की गई थी। लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच करके ही ऑफिशियली अपना बयान जारी करने की बात कह रही है। जी गौरव, लगभग उस दौरान कितने लोग मौजूद होंगे? देखिए, वोटिंग जो थी वो लगभग बंद होने वाली थी, तो ये कहा जा सकता है कि वहां पे जो समर्थक थे वो 20 से 25 समर्थक ही होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के हो। लेकिन जब इस तरीके की विवादित चीजें सामने आने लगी तो हो सकता है वहां जो स्थानीय लोग थे वो वहां पे इकट्ठा होने लगे, इसलिए दोनों समर्थकों को जमकर वहां पे बवाल हुआ था, तो झगड़ा भी हुआ। उसके बाद फायरिंग की गई। तो फायरिंग जो की गई है वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से की गई है। ऐसा एक सामने जो व्यक्ति था उसने बताया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शायद ये फायरिंग की है। अभी पुलिस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की। हालांकि अभी जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम पहुंचे, इसलिए पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो दल बल के साथ स्ट्रांग रूम में लगा हुआ है। तो अभी पूरे मामले की जो जांच होगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो स्थानीय विधायक है उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी पूरा मामला साफ नहीं हो पाया है, तस्वीर साफ नहीं हुई है। पुलिस एसपी से उनकी बात हुई है, लेकिन एसपी ने अभी कहा है कि अभी हम लोग बिजी हैं, हम पूरी इस मामले की जांच करा रहे हैं, जो भी चीजें होंगी वो सामने आएंगी। जी, लगभग ये कितने बजे का मामला है गौरव? और अगर ये सब बूथ के पास हुई है ये पूरी घटना, तो देखिए इतनी ज्यादा सुरक्षा टाइट रहती है तो कहीं ना कहीं चूक रही है, तभी ये बात यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल, जो जिस तरीके से बूथ के पास जो है वो वहां पे फोर्स मौजूद होता है, सीआईएसएफ मौजूद होती है, पुलिस फोर्स मौजूद होता है, तो अगर बूथ के आसपास भी अगर ये घटना घटी है तो उनके हौसले बुलंद थे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके हौसले बुलंद थे। कहीं ना कहीं वो जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो हो सकता है कि इस दौरान उन दो लोगों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद ये जब बवाल जो है वो बढ़ गया। लेकिन अभी हमारा कुछ भी कहना सही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पुलिस इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच नहीं कर लेती तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। जी चलिए गौरव, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। 5वें चरण के रण को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रधानमंत्री ने कौशांबी और बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जनता 2022 में भी बीजेपी के साथ है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। ये गौर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा? यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है। और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो जहां एक और बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि 10 मार्च को यूपी से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और उनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। तो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज थे वो बिक गए और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया।
रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। तो एक तरफ यूपी में चौथे चरण के चुनाव के बाद पांचवें चरण को साधने के लिए सियासी दलों के राजनेता चुनावी मैदान में कूद गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी खासकर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही है। याद करिए 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली पे निकल पड़ता था, चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल पड़ते थे, निकल जाते थे ना। पुलिस की भर्ती होती थी, पता लगता कि कहीं चाचा कहीं भतीजा वसूली में लगे हैं बैठे हैं, नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था, कोर्ट स्टे करता था। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश में सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण दिया। पहली बार आपने देखा होगा ना कि प्रदेश के माफिया और अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं साहब जान बकस दो, अब किसी को हम छिनैती नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे। पहली बार आपने दंगाइयों को देखा होगा जो दंगा कराते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। आप उनको देख रहे होंगे, ये गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो, सब्जी बेच करके पेट भर लेंगे, लेकिन अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। सुरक्षा का वातावरण बना, कानून का राज हुआ। आज भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता। कर्फ्यू का स्थान किसने ले लिया है? कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और बमबाजी करने वाले कहां चले गए? अब बमबाजी नहीं होती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए शिव भक्त निकलते हैं पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नौजवान को स्मार्ट बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को जो स्नातक, परास्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल या डिप्लोमा का कोर्स कर रहा है, फार्मेसी का, नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, ऐसे 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, कहा एक टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को देने की आवश्यकता क्या? मैंने कहा नहीं, इसमें केवल सिपाही खानदान का अधिकार है, हमारे नौजवान का नहीं। और हमने तय किया है, अभी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ नौजवान को हम देंगे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। कॉलेज जाने वाली बेटी को, जो मेधावी बेटी होगी, उसको स्कूटी फ्री में देंगे। यह भी सरकार ने तय किया है। यही तो चिढ़ है सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, यही परेशानी है। ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, अब लोगों को इतना कुछ देने के बाद भी बड़े बड़े कार्य हो रहे। तो चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और लखीमपुर खीरी में 62.45% मतदान हुआ है। लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने मतदान स्थल से जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में सुबह से मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और लोग मतदान करने के लिए सुबह से लोग लाइन में लगे हुए थे और कुछ लोग जो लंबी लाइन की कतार में लगे हुए थे वो अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में 62.45% टोटल मतदान हुआ है और जिस हम इस बूथ पर खड़े हैं यहाँ पर 73% टोटल मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी की तो सभी की निगाहें आज लखीमपुर खीरी पे टिकी थी, क्योंकि जो 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा कांड हुआ था, इसी की वजह से सभी की नज़रें लखीमपुर खीरी पे टिकी हुई थी। और अजय मिश्र टेनी जो वोट करने के लिए आ रहे थे तो वहाँ पे मीडिया का भी काफ़ी लंबा जमावड़ा लगा हुआ था और कई लोगों से हमने बात भी की तो उनके कई मुद्दे थे, शिक्षा को लेकर और पचपेड़ी घाट पुल को लेकर
विकास को लेकर कई मुद्दे थे और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी तो तराई क्षेत्र का लखीमपुर खीरी जिला है और यहाँ टोटल 62.45% मतदान हुआ है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रयागराज के किसानों से सरकार के खिलाफ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज देश और प्रदेश का किसान परेशान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसान सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी दल को वोट देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। देखो, हमने अपील ये करी कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चला। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की कमेटी बनाएंगे, कुछ नहीं बना। पर्चे बहुत दर्ज है, करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों पर पर्चे दर्ज है। वे कोई वापसी लेने की बात नहीं करी। बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत करने की बात करी थी, नहीं कुछ होया। तो जो भी वादे करे थे वो हो नहीं रहे। और 13 महीने से आंदोलन चलाने के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो क्या इस तरह की सरकार देश में चाहिए? यहाँ तो लिबरल सरकार हो, स्टेट में भी, उसमें भी जनता के बीच में रहती हो, काम करती हो। लेकिन इस तरह की सरकार नहीं चाहिए कि जो झगड़ा फिसाद वाली सरकार हो। सरकारों का काम है कि झगड़े होते हो तो उसको रोकने का काम करे। ये पहली सरकार इस तरह की देखी कि झगड़ा हो, आपस में जनता लड़ाई करे और बटे। तो राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से पीली साड़ी वाली महिला ट्रेंड में आई है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में रीना द्विवेदी का फोटो सोशल मीडिया में पीली साड़ी में वायरल हुआ था। हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने रीना द्विवेदी से खास बातचीत की है, देखिए। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा में एक बार फिर से पीली साड़ी वाली महिला ट्रेंड में आई है। आपको बता दें कि इस बार उनका लुक कुछ अलग है। हम उन्हीं से बात करेंगे, रीना द्विवेदी जी से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है कि आप एक बार फिर से ट्रेंड में आई हैं? हाँ, हमें भी मालूम चला है आप लोग के थ्रू, तो अच्छी बात है कि हमें भी खुशी हो रही है कि हम ट्रेंड में आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से आपका फोटो वायरल हुआ था, उसके बाद कैसे सोशल मीडिया तक पहुंचा और कितना लोग उसको लाइक किए? पिछली बार हम इस साल की तरह पिछली बार भी अपना काम कर रहे थे, वोटिंग के लिए निकल रहे थे ईवीएम के साथ, तो वहाँ पे लोगों ने फ़ोटोज़ ली, उसको वायरल किया। मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से थ्रू मैसेज आने लगे कि आपके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, तो ठीक है, दैट्स इट। मैम, वैसे आप किस डिपार्टमेंट में हैं और किस पद पर हैं? पीडब्ल्यूडी में सीनियर असिस्टेंट है। सीनियर असिस्टेंट। अच्छा, कैसा लगता है कि इस तरह से आप सेलिब्रिटी जैसे लोग सेल्फी भी लेते होंगे, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। कभी कभी इरिटेशन होती है कभी कभी होती है जब काफ़ी गैदरिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, तो तब प्रॉब्लम होती है। बाकी तो मैं एंजॉय करती हूँ। आप एंजॉय करती हैं, बिल्कुल। तो और बताइए कि आज अगर आज की बात करें तो आज आप नए गेटअप में दिख रही हैं, तो आप एज ए क्या मॉडलिंग वगैरह भी करती हैं या ये आपका सिर्फ ऐसे शौक है? नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करती हूँ, पर खुद को फिट रखना, मेंटेन रखना मेरी हॉबी है बचपन से, और मैं ऐसे ही रहती हूँ और लोग मेरे फैशन को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है। मैम, अगर इस बार की बात करें तो यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज आया है यहाँ पर? यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग तो 75 से 80 के आसपास आया है, और बाकी लोगों का कहना है कि 100% हो गया है, क्योंकि रजिस्टर मिलान जो होता है उसमें कुछ लोग कट गए होते हैं, कुछ डेथ हो गई रहती है, कुछ लोग नहीं आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो माना जाए तो 100 है, वरना मेरे रजिस्टर हिसाब से तो 80% के आसपास है। बिल्कुल। तो आपने देखा ये रीना द्विवेदी जी थी जो कि एक बार फिर से ट्रेंड में आई सोशल मीडिया में। हालांकि इस बार लुक उनका कुछ अलग था, डिफरेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस वक्त बस्तिया पोलिंग सेंटर पर है जहां पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और यहाँ भी इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि 80 से 85% मतदान हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि 100% तक ये मतदान भी हो सकता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।